अस्सलाम वालेकुम। आज नवंबर 24 इमरान खान साहब की दी गई फ़ाइनल कॉल, आज उसका दिन था, लेकिन अभी तक इस्लामाबाद में कोई काफ़िला कहीं से नहीं पहुंच सका। अली मीन गंडापुर सबसे बड़ा काफ़िला लेके सवाबी से गुजर चुके हैं और दरिया सिंध को पार किया या नहीं किया इसका अभी तक हमें इतलात नहीं है। हम अपने नुमाइंदे से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक उनसे हमारा रब्ता नहीं हुआ। तो आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है, और हमारी टॉप स्टोरी होगी बुशरा गंडापुर इख्तिलाफ लीडर कौन, क्योंकि हमें इतलात आई हैं कि वहाँ से जब वो निकले हैं पेशावर से तो बुशरा बीबी ने भी कहा कि मैं साथ चलूँगी, और फिर वो लेकिन अलग गाड़ी में अली मीन गंडापुर ने क़ियादत की है उस काफ़िले की। उसके पिछली वाली गाड़ी में बुशरा बीबी साहिबा थी, और ये इसके बावजूद है कि शेख वकास अकरम बहुत वाज़े तौर पे ये कह चुके हैं कि खान साहब की बहनों का या ज़ौजा का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वो सिर्फ पैगाम रसानी या ख़बर रसानी का काम कर रही हैं। लेकिन हमने देखा कि आज उन्होंने क़ियादत भी की है, और वो कहाँ पहुँची हैं अभी उनके बारे में हमें नहीं अंदाज़ा। और इसके बाद इसमें हमें ज्वाइन करेंगे फवाद चौधरी साहब, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक़ वज़ीर इत्तलात हैं, और हॉट इशू हमारा आज का है खान की कॉल, हुकूमत का ओवर रिएक्शन, या फिर बेलारूस का जो सदर पाकिस्तान में कल आ रहे हैं उनके आने से पहले हुकूमत इंश्योर करना चाह रही थी कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पाकिस्तान के कैपिटल में पैदा ना हो, और कोई ऐसा पैगाम ना जाए पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान का तो दारुल खुलाफा ही जो है वो सेफ़ नहीं है। तो इसलिए लेकिन बहुत सख्त तैयारियां की हुई हैं हुकूमत ने, और यहाँ पे सुनसान है इस्लामाबाद की सड़कें, कर्फ्यू लाइक सिचुएशन है। और हमारा आज का एडिटोरियल इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरी रुल गए, और इसी वजह से जो मैंने आपको बताया कि इतनी सख्ती की हुई है हुकूमत ने यहाँ पे कि यहाँ पे दाखिले बंद हो चुके हैं, स्कूल बंद है, हर चीज़ बंद है। इस पर हम बात करेंगे अपने एडिटोरियल में, लेकिन शुरू करेंगे हम आज की टॉप स्टोरी से। और हमें ज्वाइन किया फवाद चौधरी ने, जो सीनियर सियासतदान हैं, साबिक़ वज़ीर इत्तलात हैं, और उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है हमेशा से तहरीक इंसाफ के हवाले से कि खान साहब के रिहाई के लिए लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा और अग्रेसिव पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन अकल के साथ। और लेकिन जो बात मैंने शुरू में की है कि बुशरा बीबी साहिबा के बारे में जो कहा गया है, उसमें हमारे पास शॉट हैं शुएब शाहीन साहब के, हमारे प्रोग्राम में उन्होंने बात की थी, वो ज़रा सुन लीजिएगा। हलीमा खान साहिबा तो आ रही हैं एहतजाज में, तो बुशरा बीबी भी एहतजाज में शामिल होंगी या नहीं? नहीं, आज उनकी स्टेटमेंट आ गई है शेख वकास साहब की कि वो एहतजाज में शामिल नहीं हो रही। हलीमा आपा का और बुशरा बीबी का कोई किरदार नहीं है, कोई ओहदा नहीं है, कोई मनसब नहीं है। खान की बहनें हैं और एक खान की ज़ौजा। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ये अभी आपने सुना होगा कि शुएब शाहीन साहब और शेख अब्दुल मरवत दोनों ने ये वजाहत की कि बुशरा बीबी एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगी। कल ख़बर भी आ गई कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके तर्जमान की तरफ से भी, लेकिन आज सुबह हमने देखा अचानक वो एहतजाज लीड कर रही हैं। और हमें जो इतलात मिली हैं उस कितनी हद तक मुसद्दिका हैं कि शायद अली मीन गंडापुर पे पूरा एतमाद नहीं है, क्योंकि पिछली 2 दफ़ा वो आए हैं और यहाँ से वो गायब हो गए हैं डी चौक पहुँचे बगैर। तो क्या इस वजह से आ रही हैं साथ के इस दफ़ा कोई शख्स इधर उधर ना हो सके? देखिए अफसार साहब, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की तारीख में मैंने तो कम से कम कोई ऐसा लीडर ना देखा ना पढ़ा कि जो जेल की काल कोठरी से आवाज दे और पूरा पाकिस्तान इस तरह से स्टैंड स्टिल हो जाए जैसे आज स्टैंड स्टिल है, जैसे कल स्टैंड स्टिल था, और जो लग रहा है अब कल भी रहेगा। ये ताकत सिर्फ इमरान खान के पास है, कोई और लीडर तो इसका तस्वर भी नहीं कर सकता। और ये तो बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख रकम की है कि तनहा सारे लोग कह रहे थे जी पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस से ये कॉल दी, और अब मेरे ख्याल में तो हुकूमत ने जिस पैनिक का मुजाहरा किया है उससे ही साबित हो गया है कि इमरान खान की सियासी हैसियत कितनी मुसल्लम है और क्यों उसकी जो इंक्लूजन है वो पाकिस्तान की सियासत में ज़रूरी है। जहाँ तक बुशरा बीबी का ताल्लुक है, ये 1939 में जब जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार हुए तो उनकी वालिदा, उनकी बेगम, उनकी बहन नॉन पॉलिटिकल थी, उन्होंने उनकी रिहाई की तहरीक चलाई। नुसरत भुट्टो ने जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की रिहाई की तहरीक चलाई। कलसूम बीबी ने नवाज शरीफ की रिहाई की तहरीक चलाई, और इसी तरह से बेनज़ीर भुट्टो ने, मरियम नवाज ने। जब तक फैमिली रिहाई के लिए और इन तहरीकों में साथ नहीं जुड़ेगी, बाकी लोगों को तो वह एहसास नहीं हो सकता।
मैं समझता हूँ बुशरा बीबी ने बड़ा दिलेराना देखिए फैसला किया है, और जो आज लीड कर रही हैं, और ये भी एक बड़ी दिलेराना ठीक है, बात है, और इससे लोग जुड़ेंगे, और ये एक बड़ी अच्छी और ठीक मुस्बत ठीक है। लेकिन आपने नुसरत भुट्टो साहिबा का जिक्र किया, बेनज़ीर भुट्टो का किया, मरीम नवाज़ का किया। ये तमाम सियासतदान हैं थी और बाकायदा इलेक्शन लड़े, सरकारी ओहदों पे फाइज रहे, तो पार्टी के ओहदों पे फाइज रहे। तो बुशरा बीबी के पास तो ऐसा कोई पार्टी का भी कोई ओहदा नहीं है, इसके बावजूद भी लगता है ये कंट्रोल सारा उनके पास है, जिससे कुछ इख्तलाफात भी बाहर आए। जैसे मैंने शेख वकास अकरम का आपको दिया है, उन्होंने बड़ी उन्होंने समझ लें आप रूट तरीके से ये बात की थी कि आप लोग ये सवाल क्यों पूछते हैं बार बार, वो तो नहीं आएंगी वो सियासत में, खान ने कह दिया है। तो फिर ये क्या है? नहीं, देखिए, सियासत में आना ना आना भी जाहिर है, एज ए सिटीजन उनका राइट है, उसको भी इशू नहीं है। बट आई थिंक इमरान खान की रिहाई की तहरीक में वो ना आए, ये कैसी अजीब मंतक है। इमरान खान की रिहाई की तहरीक ठीक है, तो उन्हें ही चलानी है, लीमा बीबी को, नौरीन बीबी को, उज़मा बीबी को, ये जो फैमिली है इन्होंने ही चलानी है। और नुसरत भुट्टो जो थी उन्होंने तहरीक चला के वापस चली गई थी, 70 के बाद वो नहीं आई। वो तो जब जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को फांसी ही दे दी गई, तो उसके बाद तो चॉइस ही नहीं बची थी, वो ना खड़ी होती तो क्या करती। इसी तरह से कलसूम बीबी जो ठीक थी है। वो वापस चली गई, उन्होंने कभी फिर दोबारा पॉलिटिक्स में नहीं कदम रखा। तो दोनों तरफ मिसालें हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने अभी जिक्र किया कि खान साहब ने एक तारीख रकम कर दी है, तो तारीख तो सारे हम रकम करते रहते हैं, सारे लीडर, तमाम सियासी जमातें। तारीख से आगे भी बात बढ़ेगी। मसलन अगर आज इस्लामाबाद में देखें तो पीटीआई के लोग नहीं पहुंच पाए, आज की फाइनल कॉल थी, चले कल पहुंच जाएंगे। फिर क्या होगा उसके बाद? क्या तारीख रकम होने से आगे भी बात बढ़ेगी, या आएंगे और शहर बंद करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे? देखिए, असली तौर के ऊपर तो ये तो हुकूमत ने सोचना है ना कि क्या करना है। अगर हुकूमत ये समझे कि जी वो तो ये कहते हैं कि देखिए हमने तो बातचीत ही नहीं करनी, वो कहते हैं जी इमरान खान की तो हम मानते ही नहीं है कोई बात, आ, तो फिर जाहिर है कि आप एहतजाज की जो कॉल है, और आज फिर आप देखिए कि 48 घंटों से इस्लामाबाद ब्लॉक है, और ये जो आप कहते हैं कि लोग नहीं पहुंचे, तो आप सड़कें खोलेंगे, पुलिस हटाएंगे, तो लोग पहुंचेंगे ना। तो लोग मुसल्ला दस्ते लेके तो नहीं आ रहे। या तो फिर आप ये कहें कि हुकूमत मजबूर कर रही है लोगों को, दीवार से लगा रही है कि जब तक आप मुसल्ला नहीं होंगे, जब तक आपके पास बंदूक नहीं होगी, आप एहतजाज नहीं कर सकते। किसी भी मुल्क के ठीक लिए है, किसी हुकूमत की ये सोच कि आम आदमी की कोई हैसियत नहीं है क्योंकि वो मुसल्ला नहीं है, क्योंकि वो आर्म्ड रेजिस्टेंस नहीं दे सकता, इसलिए उसको मारते चले जाओ, इसलिए उसको दीवार से लगाते चले जाओ। देखिए, अगर आप पॉलिटिशियंस को, हम लोगों को फारिग कर देंगे, हम तो नहीं लड़ सकते, हमारे पास तो बंदूक नहीं है, हम पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते। जब आप हम लोगों को उठा के पॉलिटिक्स से माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है अपोजिशन नहीं होगी, फिर आपको आर्म्ड अपोजिशन का ठीक है, मुकाबला करना पड़ेगा, जो आप बलूचिस्तान में कर रहे हैं, जो आप खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं। तो इसलिए हुकूमत को अपनी जो रवैया है उसको बदलने की जरूरत है, मुज़ाकरात पर आने की जरूरत है, ठीक है, बातचीत के जरिए सोल्यूशन ठीक। निकालने की जरूरत है। अच्छा, आपने कहा मुसल्ला दस्ते तो नहीं आ रहे, लेकिन नी मुसल्ला तो आ रहे हैं। गुलेले हैं, डंडे हैं, पत्थर हैं, आंसू गैस के शेल फेंकने वाली गनें हैं, और बंदूकें भी हैं जो पिछली दफ़ा पकड़ी भी गई, और सरकारी मुलाजमिन भी, पुलिस वाले भी उसमें शामिल हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल पुरअमन है, और पुरअमन रहे भी नहीं है। लेकिन असल सवाल मेरा ये है कि आपने कहा है, बड़ी अच्छी बात की है कि मुज़ाकरात करने चाहिए। हुकूमत तो बहुत दफ़ा ऑफ़र कर चुकी, जो हमने सुना है। असल प्रॉब्लम तो आपकी तरफ है, खान साहब की तरफ है। वो कहते हैं कि जी मैं इस हुकूमत से बात ही नहीं करता, मैं तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करता हूँ। दूसरी तरफ आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। ये कैसी एंटी इस्टेब्लिशमेंट ये स्ट्रगल है जिसमें आप दोस्ती, बात, सब कुछ, मायदे, डील इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं? पहली बात तो ये कि जो पहला हिस्सा आपने कहा कि पुरअमन नहीं है और वो इतने लोग, वो तो देखे ना, ये तो एक सरकार ने अभी एक इस्लामाबाद जो सेशन कोर्ट है उसमें ये केस गया, जो आपने अभी एलिगेशन दोहराए हैं, तो उसमें यही एलिगेशन थे कि 1000 पुलिस वालों के ऊपर हमला कर दिया। तो जज साहब ने अपने फैसले में ये लिखा है कि दिलचस्प बात यह है कि एक भी पुलिस वाला जख्मी नहीं हुआ, और एक भी जो दूसरी तरफ जो है वो सैकड़ों जो लोग थे
पीटीआई के कारकुन वो जख्मी भी हुए और उनको बड़ी शदीद नुकसान भी पहुंचा। जो मुझे खतरा है, डर है, वो यही है कि जब आप पुरअमन एहतजाज को नहीं मानेंगे, जब आप पॉलिटिक्स का जो रूम है, पॉलिटिक्स की जो एक फिजा है वो नहीं रहेगी, तो फिर जाहिर है कि अपोजिशन आपकी मुसल्लह होगी। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। दूसरी बात ये है मेरे सवाल का जवाब नहीं कि दिया। जो आपने कहा कि बातचीत का, जी मैं उस तरफ जा रहा हूँ। देखिए, बातचीत में सिंपल बात है, अभी हमें नहीं पता कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो हुकूमत हैं या उनसे मुज़ाकरात, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हैं। ये तो आप बाखबर सहाफ़ी हैं, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन आप बातचीत उसी से करेंगे ना कि जो कोई अमली तौर पे बढ़ सकता है आगे। मेरी नजर में तो ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, जिसमें सियासी जमातें भी शामिल हों और एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल हो। और जो 3 नुकात जिस पे खान साहब ने बात की है, एक है कि जी हमें मैंडेट वापस किया जाए, दूसरा है 26वीं आईनी तरमीम वापस ली जाए, और तीसरा है कि प्रिजनर्स जो हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको रिलीज किया जाए। मेरा ख्याल है कि जो तीसरा नुक्ता है उसके ऊपर फौरी इक़दाम की जरूरत है। पहले 2 के ऊपर तो फिर बातचीत होगी, वो बातचीत आगे भी बढ़ सकती है, उसमें सारी है, लेकिन ये ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की जरूरत है पहले 2 नुकात के लिए। नहीं, ठीक, तीसरे नुक्ते के लिए जाहिर अच्छी है कि तजवीज़ है आपकी। एस्टैब्लिशमेंट और चाहिए। आपकी अच्छी तजवीज़ है, लेकिन मेरा सवाल वही है कि खान साहब नहीं मान रहे ना इस पे। वो कहते हैं मैंने इनसे बात ही नहीं करनी, ये चोर और डाकू हैं, मैंने तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, जिसके पास ताकत है मैं तो उससे बात करूंगा। फिर क्या करें? कहाँ से ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग्स हों जब मान ही नहीं रहे आपके खान साहब? नहीं, लेकिन अब साथ नहीं हो, क्यों नहीं कर रहे? हम आप इलेक्शनों से पहले भी 2 मई तक नून लीग और पीपल्स पार्टी से बातचीत कर रहे थे, और इमरान खान भी दोबारा बातचीत करेंगे। अगर आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को, महमूद अचरज़ई को साथ बैठा सकते हैं, तो बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ के साथ या शहबाज शरीफ के साथ क्या प्रॉब्लम है? द ओनली प्रॉब्लम इज कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो कहती है कि जी हमारे हाथ में ही कुछ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जब शहबाज शरीफ ने असेंबली के अंदर कहा कि बातचीत करें, अगले दिन बुशरा बीबी अरेस्ट हो गई और वो 11 महीने जेल में रही। अब आप देखिए ना, अगर वजीर आजम की बात की हैसियत ये है और वजीर आजम अपनी बात का पैरा ही नहीं दे पाते, तो फिर उनसे बातचीत का क्या होगा? जाहिर है कि माहौल हुकूमत ने पैदा करना है। मैं आपसे आज ये अर्ज कर रहा हूँ, आप ये जो तीसरा नुकता है पॉलिटिकल प्रिजनर्स का, हुकूमत इसके ऊपर आज रिलीफ अनाउंस करे, कल मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे सबसे। अच्छा, ये बताइएगा आपने अभी हम अली बिन गंडापुर का जो जिक्र कर रहे थे, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं वो, सरकार के लोगों को भी, टीचर्स को भी कहा उन्होंने, जो वहाँ पे सस्पेंड किया हुआ है उनको, 1 लाख टीचर्स को, उनको भी कहा हमारे साथ चलें। फिर पुलिस के मुलाजमिन भी हैं और सरकारी इदारों के मुलाजमिन भी हैं, पुलिस की, सरकार की गाड़ियाँ भी हैं, पैसे भी है, पेट्रोल भी है। आज तो सुना है हमने कि 1122 की एम्बुलेंसेज नहीं आ रही, लेकिन और चीज़ें आ रही हैं। पंखे बहुत बड़े बड़े ट्रकों पे लगाए हुए हैं, कुछ क्रेनें भी हैं प्राइवेट सेक्टर से। ये इतने सारे सरकारी वसाइल एक सियासी कश्मकश के लिए इस्तेमाल करना, क्या ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं था कि सूबाई हुकूमत कुरम एजेंसी पे फोकस करती और ये सारे वसाइल उस तरफ लगाती बजाय इस्लामाबाद पे हमला करने के? नहीं, ये जो चीजें आ रही हैं, ट्रक के ऊपर जो पंखे लगाए हुए हैं, ये आप ये कह रहे हैं कि ये सूबाई बजट से लगाए गए हैं, और आपके पास कोई इस चीज की है चीज एलिगेशन के ऊपर कि ये पंखे जो लगाए गए थे सूबाई बजट से लगाए गए? ये पंखों की तो सिर्फ बात नहीं मैंने की, मैंने सरकारी गाड़ियां जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें जो पेट्रोल लग रहा है, सरकारी मुलाजमिन जो उनके साथ है, उनके साथ सरकारी सिक्योरिटी गार्ड हैं, गनमैन हैं, वो सारे सरकार का पैसा है ना। वो यानी जो पंखे हैं वो तो पीटीआई के अपने पैसे से हैं, लेकिन वो जिस गाड़ी पे लगे हुए हैं उसका पेट्रोल गवर्नमेंट दे रही है। नहीं, देखें आप मतलब बहुत स्मार्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम भी जेलम से गुजर के फैसलाबाद जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जिन गाड़ियों पर वो सफ़र कर रहे हैं, पंखों की गाड़ी की बात नहीं कर रहा, पंखों की मैंने एग्जाम्पल दी है तैयारी की, कि इतनी तैयारी, इतनी सोच, इतनी अकल इस्तेमाल की अली बिन गंडापुर साहब ने, इतनी स्मार्टनेस दिखाई, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की कि पंखे बनवा लिए। मैं कह रहा हूँ ऐसी प्लानिंग करते कुरम एजेंसी जाने के लिए, वहां सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल करते, प्राइवेट भी करते, कुरम एजेंसी क्यों नहीं गए? एक्सट्रीमिज्म तो पाकिस्तान की एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसको किसी एक पार्टी का से ये हल भी नहीं होगी। इसके ऊपर एक मुतफिका
लाएअमल चाहिए, जैसे हमने APS के बाद बनाया लीड तो था सूबाई हुकूमत ने सिलेक्शन लेनी है। प्लान पे, और उस पर बातें ज्यादा होती हैं, अमल नहीं होता। आप देख, नहीं, सूबाई हुकूमत की जितना इख्तियार है और फेडरल गवर्नमेंट के कितने के इख्तियार हैं और एस्टेब्लिशमेंट के कितने के इख्तियार हैं, ये तो आपको मुझसे ज्यादा पता है। लिहाजा इसके ऊपर तो लेकिन या तो फर्म अप हों जी, और आपको मालूम है एक्सट्रीमिज्म के ऊपर हमारे व्यूज तो क्लियर है, और जो कुछ कुरम में हुआ है अब उसके पे तो मतलब आंसू ही खत्म हो गया लोगों के, जिस तरीके से यहाँ पे अब चीजें हो रही हैं और जितनी नफरत का इजहार एक दूसरे से ये ग्रो कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या अल्फाज ही खत्म हो जाते हैं जिस तरह का मामला ये चल रहा है। आपके लहजे में थोड़ा सा मायूसी मुझे महसूस हो रही है। अगर ये हमारी सोच हो गई कि किसी के हाथ में भी कुछ नहीं है, तो फवाद साहब मुझे बताएं, मुल्क तो हमारा सबका है ना, तो इस चीज़ को, इतने बड़े मसले को अगर हम यही सोचते रहे कि सूबाई हुकूमत के पास कुछ नहीं है, वफाकी हुकूमत के पास कुछ नहीं है, किसी न किसी को इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा ना। चाहे मीडिया ही ले, हम ही बात करें, आप ही बात करें, कोई एक सियासी जमात, ख़ास तौर पे जिसकी हुकूमत है, वो जिरगा भी कल उन्होंने भेजा था वहाँ पे, तो इसमें ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ज़ोर शोर से, पैशन से, वो पैशन जो इन एहतजाजों में नज़र आता है। ये एहतजाज भी कर लें, लेकिन अगर पहले वो आग लगी है, जो सचमुच आग लगी हुई है कुरम एजेंसी में, उसको बुझा लें पहले तो। नहीं, वो आग बुझने वाला ऐसे तो है नहीं ना कि जाएं आप और जो है वो जाके आप कोई पानी लेके चले जाएंगे, ऊपर डाल देंगे। इट्स द प्रॉब्लम इज फार डीपर। पंजाब के अंदर जिस किस्म की इस वक्त एक्सट्रीमिज्म चल रही है और सारे लोग यहाँ पे बैठ के जो तकरीरें कर रहे हैं, कराची में आप देखिए कि जिस किस्म के लोगों को खुली छूट है कि वो जो मर्जी आके टीवी के ऊपर लोगों के बारे में फतवे दे दें, लोगों के जो है वो सर के ऊपर, सिटिंग चीफ जस्टिस तक के सर के ऊपर तो कीमत लगा दी अगलों ने। आप क्या कर पाए? आप कुछ जी नहीं कर पाए, जी क्योंकि जी। हमारी जो हुकूमत है, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो इदारे हैं, वो सारे ही इसके ऊपर अभी तक फर्म अप नहीं है। वो नहीं, उनको नहीं पता कि हम करना क्या चाहते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जिस गैप है जो, जिनसे ये फायदा उठा के ये सारा मामला हो रहा है, और अब तक नफरतें बड़ी बढ़ गई हैं, और मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, सारे काम छोड़ पे इस पर तवज्जो देने की जरूरत। ठीक। अच्छा, एक और बहुत अहम बात है, अहम सवाल है मेरे ख्याल में, कि बात हो रही है केपी की लीडरशिप और पंजाब की लीडरशिप पीटीआई के बारे में, और ये इतराज़ आ रहा है पंजाब की पीटीआई की लीडरशिप पे कि वो मुसलसल फेल हुई है लोगों को निकालने में, बाहर निकालने में, और केपी से ही लोग आए हैं हमेशा इस्लामाबाद। आज भी सूरत हाल यही है, और सलमान अकरम राजा को हम देख रहे थे कि वो एक पेशावरी कैप पहन के फिर रहे हैं लाहौर के अंदर। तो मुझे ये बताइएगा कि किस तरह की पॉलिटिक्स है कि जहाँ पे पंजाब से आपकी लीडरशिप टोटल नाकाम लग रही है। शेख वकास अकरम साहब कहीं अपने घर में या पता नहीं फार्म हाउस पे छुपे बैठे हैं, बसें उनकी अपनी हैं 200, उनमें से पता नहीं कितनी उन्होंने जुलूस के लिए दी हैं कि नहीं दी, लेकिन लोगों के बच्चों को कह रहे हैं बाहर निकलो। सलमान अकरम राजा के अपने बच्चे, शेख वकास अकरम के अपने बच्चे, और लोग हैं, हमाद अजहर है, और बहुत सारे लोग हैं, हमाद अजहर छुपे हुए हैं। तो ये सब लोग जो हैं, पंजाब की लीडरशिप क्या एक दफ़ा फिर फेल हो गई है पीटीआई के लोगों को बाहर निकालने में? देखिए, पहली बात तो ये है कि बच्चों के तो अपने फैसले हैं ना, ये तो एक इनफरादी फैसला है। बच्चों को तो नहीं आपने कहना कि आपने ये करें। उस तरह तो हसन और हुसैन जो है वो कहते हैं मैं, हम तो ब्रिटिश नेशनल है, हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है पाकिस्तान से, और जायदादें भी सारी वो लेकिन बाहर उनके बनाते हैं। तो वालदैन, और इसके बावजूद उनके कि वो वालिद लोगों पाकिस्तान के को पैसों सड़कों से पे आने बनी का भी नहीं कहते ना। जायदादें। हाँ, लेकिन हाँ, उनके वालदैन लोगों को सड़कों पे आने का नहीं कहते, नहीं, लोगों क्यों के नहीं बच्चों को कहते? सड़कों जब पे वो कह बुलाते रहे थे, कि मारो या मर जाओ, मारो या नहीं, मर जाओ। जब वो मूवमेंट चला रहे, जब जब मार जब चल रही थी मूवमेंट, तो वो यही कह रहे थे कि निकलो। निकलता नहीं ना उनके कहने पे। यही तो फर्क है इमरान खान के कौन और सी मूवमेंट? नवाज शरीफ में, कि इमरान खान कहता है तो पूरा पाकिस्तान स्टैंड स्टिल होता है, नवाज शरीफ कहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किधर यही तो निकल, फर्क है ना पंजाब से कहने तो में। कोई नहीं निकला। दूसरी बात यह आप है समझते हैं कि कि पंजाब की लीडरशिप ने मैं निकाल दिए इस लोग? तरफ ही आ रहा हूँ, मैं इस तरफ ही आ रहा हूँ। देखिए ना, जी 40-40 हजार लोग पुलिस के आपने कर, देखिए सलमान अकरम राजा हो, वकास अकरम वगैरह, वकास वगैरह हो, देखिए इनके कहने पे कैसे लोग निकलेंगे? इनकी तो पॉलिटिकल कोई वो तो नहीं है ना साथी। वो तो इमरान खान ने जब कहा है तो लोग निकलने हैं, बाकियों के कहने पे कहाँ लोग निकलते हैं? ये जरूर था कि अगर वो लोग पंजाब में होते और ऑर्गेनाइज कर देते, गाड़ियां कैसे जानी है, एक ऑर्गेनाइजेशन नजर नहीं आती, वो बात उस हद तक तो ठीक है।
बाकी इससे ज्यादा देखिए उनसे क्या हुआ आपने, वो तो जाहिर पीटीआई में भी सारे अभी आए हैं, 6 6 8 8 महीने हुए। सो वो इशू नहीं है, इशू ये है कि आपने जो जिस किस्म के आज पंजाब में आप पुलिस हटाएं, रुकावटें हटाएं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना। आप ये समझ रहे हैं कि लोग या तो फिर मुसल्ला होके आए ना, फिर तो वो तो नहीं इस तरह से आ सकता है कि जनाब आगे बंदा निखर निकले, आगे 300 की जो है वो पुलिस की नफरी खड़ी है, बंदा क्या करेगा, अरेस्ट ही होगा ना। तो तो क्या ये हम ये समझें, अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये लॉन्ग टर्म में बड़ी खतरनाक पॉलिसी है। तो क्या हम ये समझें कि जो फाइनल कॉल थी उससे जो कामयाबी की तवक्को थी पीटीआई को, वो अगर पूरी नहीं हो रही तो उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने बहुत सख्त क्रैकडाउन किया हुआ है और पंजाब की लीडरशिप लोगों को निकालने में नाकाम हो चुकी है, सिर्फ केपी के लोग ही हैं दोबारा, और इस वजह से वो अब अगर ना पहुंच पाए तो आपका ये मौक़िफ़ होगा? 48 घंटे हो गए हैं मुल्क बंद है, और मुझे लग ये रहा है कि अगले 48 घंटे भी ये मुल्क जो है वो बंद रहेगा। चलें, अब अगले इसके 48 बाद घंटे बंद अगर हो आप गया, इसको आपके तीनों समझते हैं मुतालबात कि में से ये कोई भी पूरा ना कामयाबी हुआ है, तो नाकाम हुई कि कामयाब? नहीं तो फिर कीमत क्या है, तो उसके बाद फिर दोबारा आ जाएंगे। असल में इशू यही है ना कि दोनों हमारा ऐसे कर रहे हैं ना। जो भी मामला है वो ये है कि जब तक इमरान खान को पॉलिटिक्स में इंक्लूजन नहीं मिलेगी, जब तक इमरान खान की आप हैसियत को तस्लीम नहीं करते, पाकिस्तान में तो सियासी अदम इस्तेहकाम रहना है। तो आप ये खत्म करेंगे, हफ्ते बाद दोबारा आ ठीक जाएगा, वो तो फिर ऐसे ही चलना है। अगर ऐसे ही चलना है तो ऐसे चलेगा, वो इसमें क्या बात। ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब ने कहा। और वक्त हुआ ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा हॉट इशू खान की कॉल, हुकूमत का रिएक्शन, हमें ज्वाइन करेंगे तारिक फजल चौधरी, चीफ विप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। उनसे पूछेंगे कि इतना सख्त क्रैकडाउन, उसके फ़वाइद क्या हैं या नुकसानात क्या हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वक्त हुआ हमारे हॉट इशू का और खान की कॉल, हुकूमत का ओवर रिएक्शन। लेटेस्ट सूरत हाल क्या है? अली बिन गंडापुर पेशावर से आ रहे हैं, वो सवाबी के मकाम पे छछ, सवाबी दरिया के उस तरफ है दरिया सिंध के, और दरिया के इस तरफ छछ इंटरचेंज है पंजाब में, वहाँ पहुँचे हैं। हमें ज्वाइन करेंगे सजाद हैदर, हमारे नुमाइंदा समा के, उनके काफ़िले के साथ चल रहे हैं। सजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कितने लोग हैं तकरीबन इस वक्त काफ़िले के साथ? जी बिल्कुल, तकरीबन 12 बजे का टाइम दिया गया था सवाबी इंटरचेंज का, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है अली अमीन गंडापुर वहाँ पर जो है दोपहर को 3 से 3:30 के दरमियान जो है पहुँचे, लेकिन वहाँ पर रश होने के बायस जो है उनको कंटेनर आने तक काफ़ी जो है वक्त लग, जिसके में मगरिब की नमाज भी होगी। मगरिब की नमाज होने के बाद तकरीबन 6 बजे के करीब जो है वज़ीर आला की सदारत में काफ़िला जो है सवाबी इंटरचेंज के रेस्ट एरिया से जो है रवाना हुआ, और अभी इस टाइम जो है 25 किलोमीटर के मुसाफत पर वाक़िया छछ इंटरचेंज, वहाँ तक ये काफिला नहीं पहुँच चुका। कारकुनान जो है वो वज़ीर आला के कंटेनर के आगे आ रहे हैं और पैदल चल रहे हैं, जिसकी वजह से काफिला जो है काफ़ी सुस्त इस टाइम चल रहा है, और काफिले में जो है तादाद का गाड़ियाँ भी हैं और ख़वातीन भी हैं जो शामिल है, और वो काफिले के साथ साथ जो है पैदल जो है कंटेनर इस टाइम जो है मोटरवे के ऊपर रवाना है और छछ इंटरचेंज के मकाम के करीब पहुँच चुका है। अच्छा, कितने लोग होंगे आपके ख्याल में गंडापुर साहब के साथ? सजाद, कितने लोग होंगे तकरीबन गंडापुर के साथ, और कितनी गाड़ियां हैं? क्या सरकारी गाड़ियां भी शामिल हैं इसमें? जी, गुज़िश्ता जलसों और रैलियों में तो हमने देखा था कि रेस्क्यू की मशीनरी भी शामिल थी और हैवी मशीनरी के साथ साथ एम्बुलेंसेस भी होती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है रेस्क्यू की कोई मशीनरी इस रैली के अंदर शामिल नहीं है, जबकि एम्बुलेंसेस भी सरकारी तौर पर कोई एम्बुलेंस नहीं है। एक वज़ीर आला के प्रोटोकॉल की जो एम्बुलेंस होती है रेस्क्यू की, वो इस काफिले में कंटेनर के साथ चल रही है, जबकि दीगर प्राइवेट सजाद हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा। हमें तारिक फजल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है, चीफ विप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे बात करता हूँ। मैं एक सवाल सिर्फ सजाद साहब से पूछ रहा हूँ। सजाद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो ये बताइएगा कि बुशरा बीबी काफिले के साथ हैं या नहीं है?
जी बुशरा बीबी पेशावर से तो रवाना हुई थी काफिले के साथ, लेकिन वो अली अमीन गंडापुर के साथ नहीं थी, अलग से गाड़ी में मौजूद थी। जबकि अली अमीन गंडापुर सवाबी में आए, कंटेनर के ऊपर सवार हुई, लेकिन बुशरा बीबी उनके साथ कंटेनर पर नहीं थी। यही बताया जा रहा है कि बुशरा बीबी जो है काफिले में गाड़ियों में पीछे रवाना है और अली अमीन गंडापुर जो है इस टाइम काफिले की क़यादत कर रहे हैं और छछ इंटरचेंज की जानिब रवाना है और बड़े सुस्त अंदाज में जो है ये काफिला चल रहा है। बड़े सुस्त अंदाज में है। बहुत शुक्रिया बात करने का तारिक फजल चौधरी साहब। बहुत सुस्त अंदाज में काफिला आ रहा है और इसका मतलब है ये तो कल ही पहुंचेंगे, तो हमारी इस्लामाबाद और पिंडी में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियां मुश्किलात का शिकार हैं। कल से, कल पहला दिन, आज दूसरा दिन, कल तीसरा दिन हो जाएगा। तो क्या खोया और क्या पाया हुकूमत ने इसमें से? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामाबाद में इंटरनली भी कुछ जगह पे रोड्स बंद हैं और इस्लामाबाद की जो एंट्रेंस है उसमें जो एंट्री है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। बुनियादी वजूहात उसकी दो हैं। एक तो ये कि इस वक्त जो है बड़ा एक हाई पावर डेलीगेशन बेलारूस का वो आज इस्लामाबाद में पहुंच चुका है और कल इंशाल्लाह बेलारूस के जो सदर है वो भी तशरीफ ला रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी जो है वो उसे फुल प्रूफ बनाना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। और दूसरे नंबर पे जो इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स हैं, इस्लामाबाद में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, निजी हैं, सरकारी हैं, इस्लामाबाद में जो हसास बिल्डिंग्स हैं, स्टेट के जो इदारे हैं उनकी बिल्डिंग्स हैं, उसके अलावा डिप्लोमेटिक कोर है, इस तमाम की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए और जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहरियों की ये इक़दाम किए गए हैं। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये सोचना चाहिए कि हर 10 दिन बाद वो एक कॉल देते हैं और उसके बाद ये तकालीफ शहरियों को उठानी पड़ती है। इससे वो हासिल क्या करना चाह रहे हैं? उनका एहतजाज वो उनको बात तो ये कोशिश वो करते हैं कि पुरतशद्दुद हो, उसमें लेकिन मसला ये है कि अभी हम फवाद चौधरी से भी बात कर रहे थे और मुज़ाकरात की बातचीत की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हुकूमत कोई इनिशिएटिव लेती नहीं है। तो आपका कोई इनिशिएटिव है? मोहसिन नकवी कोई बातचीत कर रहे हैं बिहाइंड द कर्टन्स अली अमीन गंडापुर से? देखिए, बिहाइंड द कर्टन्स तो बातचीत होती रहती है, होनी भी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बिहाइंड नहीं, फ्रंट ऑफ द कर्टन्स होनी चाहिए। पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है उसमें जब तक सियासी जमातें और उनकी क़यादत बैठेगी नहीं और बैठ के यकनकाती एजेंडा के मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है इसमें बात नहीं करेगी, पाकिस्तान के मसाइल इस तरह हल नहीं होंगे। ये खींचातानी, ये अफरा तफरी, मुल्क में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ नहीं मिलने वाला। या तो वो कोई जेल ब्रेक करके इमरान खान साहब को इस एहतजाज के बाद लेके जाना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, और उसके बाद 26वीं अमेंडमेंट को रोल बैक करना चाहते हैं एहतजाज के नतीजे में, वो पार्लियामेंट से ही होगी 2/3 अक्सरियत से रोल बैक, उसके अलावा मुमकिन नहीं है। और कौन सा ऐसा टारगेट है जो वो इस एहतजाज के बाद हासिल करना चाहते हैं? आप देखें वज़ीर आला जो आपने अभी बताया कि वो जनाब एक लाओ लश्कर लेके इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। पिछली दफा भी उनके साथ ऐसे लोग शामिल थे जो मुसल्ला हैं, मरने मारने की बातें कर रहे हैं। एक सूबे का वज़ीर आला वफाक के ऊपर और पाकिस्तान के दारुल खिलाफे के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। दूसरी तरफ देखें कि पारा चनार में 50 से ज़ायद लोग जो हैं वो उनकी शातें होती हैं, गोलियां मार दी जाती हैं उन्हें, और वो 200 गाड़ियों का काफिला जा रहा है पारा चनार, उसमें फायरिंग हुई है। वहां गए हैं वज़ीर आला? 50 से ज़ायद घर है जहाँ पे सोग और मातम का आलम है, और ये अब कंटेनर पे चढ़े हुए हैं और जनाब जुल्फे संवार रहे हैं और इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। यार अब खौफे खुदा करें, आप क्या लोग हैं? बिल्कुल कोई आपको एहसास है कि आप एक सूबे के कोई शक नहीं है। लेकिन ये बताइएगा, आप सरकारी लेके इस्लामाबाद में, ठीक है, लेकिन ये बताइएगा कि 3 दिन तो अब हम समझे गए, 3 दिन तो गए ना, 2 गुजर गए, कल का भी ऐसे लग रहा है, और स्कूल भी बंद कर दिए आपने, कल भी स्कूल बंद कर दिए हैं। इस्लामाबाद और पिंडी के दोनों स्कूल बंद हैं, मेट्रो बंद है, ज़िंदगी यहाँ पे रुक गई है। इस्लामाबाद में ब्लू एरिया सारा बंद है, इस्लामाबाद में छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी बंद हैं, लोगों को खाने पीने में मुश्किलात आ रही हैं। आपके ख्याल में ये 3 दिन से ज़्यादा कितने दिन मजीद चलेगा? कुछ आवाम को बताइए। देखिए, 3 दिन से ज़्यादा तो इनका हमेशा की तरह इनका जो एहतजाज है इसने ठुस होना है। और आज इस्लामाबाद में, पिंडी में, पंजाब के बाकी अजला देखें कहाँ पे कोई निकला है, कहाँ पे कोई रैली आई है, कहाँ पे कोई ये जो एक फजूल बात है कि एहतजाज के बाद इमरान खान रिहा हो जाएगा, ये नाकाबिल अमल बात है। लोगों को समझ है इस बात की किस तरह के इमरान खान ने रिहा अदालत से होना है, इस तरह के एहतजाज से नहीं होना। लेकिन इसका जवाब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से आप लें कि आप लोगों की जिंदगियों के अंदर एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं?
मुश्किलात जो है मैं वो उनसे पैदा उनसे करवा बात के की है, लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, आपकी मैं- प्लानिंग क्या है कि 3 दिन से ज्यादा ये चले तो फिर क्या होगा? देखिए, हमारा काम है कि जब तक ये फसाद खत्म नहीं होता उस वक्त तक इस्लामाबाद की हिफाजत, इस्लामाबाद के शहरियों की जानो माल की हिफाजत और रेड जोन की हिफाजत। आप बता दें अफसार साहब, अगर इस्लामाबाद को खुला छोड़ दिया जाए तो ये जो मॉब आ रहा है, मैं ऐसे कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं कह रहा, मॉब कह रहा हूँ, हुजूम कह रहा हूँ, क्राउड कह रहा हूँ, पुरतशद्दुद बातों के बाद इनको इकट्ठा करके जो वज़ीर आला ला रहा है, इनके हवाले इस्लामाबाद कर दें। आपके स्टूडियो से खुदा गवाह फर्नीचर तक उठा के ले जाएं। अब क्या बात कर रहे हैं? इस्लामाबाद को और यहाँ के अवाम को, यहाँ की प्रॉपर्टीज को तहफ़्फ़ुज़ देना, हमारा ये हुकूमत की हमारा जिम्मेदारी स्टूडियो होती है और वो जिम्मेदारी हम अदा कर हमारा उसमें मुश्किलात है। मैं हमारा जानता स्टूडियो हूँ, तो जाहिर है मानता पहले हूँ। आएगा उनके उनके टारगेट पे, क्योंकि हम तो आगे बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद बारी तो आप लोगों की वजारतों की आएगी। देखिए, मैंने आपका स्टूडियो से मुराद ये है कि आपसे बात कर रहा हूं तो आपकी मिसाल दी है। मैंने तमाम सरकारी निजी अमलाक हाँ, की बात की है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज की बात की है कि आप हुजूम के सामने आप इस्लामाबाद को उनके हवाले तो नहीं कर सकते। फिर उसके बाद सर आपका रेड जोन है, तो इसलिए जो शहरियों की जिंदगी में मुश्किलात है, मुझे उसका अंदाजा है। मैं खुद इस्लामाबाद का रेजिडेंट हूँ, आज मैं फिरता रहा हूँ इसीलिए शहर कह में, रहे हैं मैं कि देखता आपके रहा हूँ पास कि कोई प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा जानिया से कोई हिकमत अमली नहीं थी कि आप बातचीत कर लेते, मतलब आप बंद कर देते। वो कहते हैं हम आ रहे हैं, आप शहर को बंद कर देते हैं। अब वो इस पे प्राइड ले रहे हैं कि देखिए हमारे लीडर के कहने पे पूरा पाकिस्तान बंद हो गया, जेल के अंदर से वो पाकिस्तान बंद करवा देता है, जैसे अल्ताफ हुसैन कराची बंद करवाया करते थे। तो क्या इसका अंजाम क्या होगा? अल्ताफ हुसैन जैसा, या कोई वाकई यहाँ पे आप लोग मुज़ाकरत करेंगे? साहब, मैंने ये बात सुनी है जो आपने कही है कि उन्होंने कहा जी कि रास्ते बंद हो गए हैं और हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। तो इसका मतलब है कि उन लोगों का टारगेट ये था कि रास्ते बंद करवाएं, उनका टारगेट ये था कि लोगों की जिंदगी में मसाइल पैदा हो। अगर ये टारगेट था उनका, फिर तो यकीनन उन्होंने हासिल कर लिया है। लोगों की जिंदगी में मुश्किलात आई हैं, लोगों को आमदोरफ्त में प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो ये टारगेट अचीव करना चाह रहे थे तो मैं उन्हें सल्यूट पेश करता हूँ। लेकिन अगर वो जो इनकलाब की और इमरान खान को रिहा होने की बातें और बाकी कर रहे थे, उस टारगेट के तो वो करीब भी नहीं है, ना पहुंच सकते हैं। ये अफरा तफरी और लेकिन इंतशार की एक सियासत तासुर से ये जो कुछ बन हासिल रहा नहीं है, होने वाला। उन्हें होश के नाखून लेने पड़ेंगे। एक तासुर आप ये जो बन रहा है कि बार बार ओवर रिएक्शन मुलाकात इतना की हुकूमत बात ने करें। दिखाया कि आप हुकूमत पहले लगता है कि घबरा गई है। इसका असर मार्केट पे कल पड़ेगा, स्टॉक मार्केट पे। वैसे जनरल बिजनेस जो सेंटीमेंट है, बेलारूस का सदर भी कल आ रहे हैं, तो एक हुकूमत की पोजीशन वीक तो लगती है ना, इतना ओवर रिएक्शन जब करते हैं तो। अफसार साहब, अगर आप किसी के प्राइवेट घर के बाहर को 2 सिक्योरिटी के गार्ड देख लें तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो घबरा गया है। अगर बैंक के मैनेजर किसी बैंक के बाहर आपको 10 सिक्योरिटी गार्ड नजर आए तो उसका ये मतलब नहीं होता कि बैंक का मैनेजर घबरा गया है। ये सिक्योरिटी मेजर्स आपने हर सूरत में लेने हैं बाइसियत गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट होगी। मैंने वो वो तो तमाम चोरों बातें जो चक्कर आपके सामने डाकों के की लिए हैं, रखे होते हैं ना उन्होंने, शहरियों की जानो बैंक माल वालों की, ने। वो कुछ सरकारी, वो कोई सियासी वर्करों के लिए तो नहीं रखे सबकी होते ना, वो चोरों डाकों के लिए रखे होते हैं। जिम्मेदारी अदा करें, वो हमारी मजबूरी है। नहीं, चोरों और डाकुओं के लिए नहीं, फितने और फसाद और इंतशार वालों के लिए भी रखे होते हैं ना, जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को खराब करें, जो जलाओ घराव की बातें करें। और वो मनाजर इससे पहले इस्लामाबाद में हम देख चुके हैं कि इन्होंने जलाओ घराव भी किए। इन्होंने हर तरह का फितना और फसाद जो सियासत के अंदर मुमकिन था वो इन लोगों ने किया है। आप वज़ीर आला की बातें सुने, ये बात, एक उन्हें सवाल, परवाह है कि फेडरेशन क्या चीज एक होती सवाल है, आपसे, उन्हें परवाह है इस बात क्या चीज होती है। जी जी एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके ख्याल में, हुकूमत है, आप ज़ाहिर ताकत में हैं, तो आपके ख्याल में ये जो कुछ कर रही है पीटीआई और इसके अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी, आप समझते हैं कि इन मुजाहिरों को आप कुचल देंगे, कुचल देना चाहिए, या कोई और भी हिकमत अमली है, मतलब बातचीत के ज़रिए कुछ ले कुछ दे के उसूल पे तय करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं? क्या रास्ता आपका फाइनल है? पहली बात तो ये में है, ताकत में नहीं है, जिम्मेदारी में है। ये जिम्मेदारी है जो हम अदा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है ठीक कि जो मुजाहरे होते हैं उन्हें नहीं कुचलना चाहिए। जो पुरअमन टेस्ट होते हैं वो हर एक का आईनी हक है, उसका देना चाहिए, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन क्या ये पुरअमन एहतजाज है? मुझे आप बता दें पूरी अपनी ईमानदारी से, क्या वो पुरअमन एहतजाज की बात कर रहे हैं? वो तो पुरतशद्दुद यलगार की और चढ़ाई की बातें कर रहे हैं, इस्लामाबाद को फतह करने की बातें कर रहे हैं। तीसरी बात, इसलिए उसका रास्ता रोकना जरूरी है।
तीसरी बात जो आपने की, बिल्कुल मुज़ाकरात के जरिए, बातचीत के जरिए, अफ़हम व तफ़हीम के जरिए मामलात को आगे चलाना चाहिए, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। हम तो तैयार हैं, पहले भी पैगाम भेज चुके हैं, बाद में भी, लेकिन इमरान खान साहब के अंदर जो खुद पसंदी का एलिमेंट है, जो तकब्बर का एलिमेंट है, वो उन्हें नीचे उतरने नहीं देता कि वो अपने लीडर्स को कहें कि आप बातचीत करें। बातचीत के मराहल होते हैं। लेकिन पहले मरहले में हम आज 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 असेंबली में फवाद चौधरी से भी हमने बात की है, इमरान साहब से शेर अब्दुल मरवत से भी, हम तो शोएब शाहीन से भी, बहुत सारे लोगों से आप बात करते रहे हैं पिछले दिनों में। उनका जो मुझे इंप्रेशन मिला है वो ये है कि जो कुछ खान साहब इस कहने के बावजूद कि मैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, पीटीआई कहीं ना कहीं राजी है कि हुकूमत को इनिशिएटिव ले और उनसे मुज़ाकरात का आगाज़ करे। इंतज़ार वो कर रहे हैं लेकिन हुकूमत इनिशिएटिव नहीं ले रही। ये मेरा जो परसेप्शन है, इंप्रेशन है, ये ठीक है? तरफ से मैं बिल्कुल आपको क्लैरिटी से बता रहा हूँ, हमारी तरफ से इनिशिएटिव भी मौजूद है, विल भी मौजूद है, राब्ते भी किए गए हैं, लेकिन पीटीआई की जो लीडरशिप जेल से बाहर है, वो तो पता ही नहीं है हमारा लीडर कौन है। कभी पता लगता है जनाब के उमर अयूब साहब हैं, वो बातचीत, कभी पता लगता है बैरिस्टर कौर हैं। जब से जनाब बुशरा बीबी बाहर आई हैं, उनमें और अली अमीन गंडापुर में, आज भी आप देखें वो आगे जा रहे हैं, वो पीछे आ रही हैं। कुछ समझ ही नहीं उन्हें आ रही कि हमारी लीडरशिप है क्या और कौन है हमारा लीडर। इमरान खान साहब से तो बात करने के लिए खुद के लिए भी हम तैयार हैं। पहला निश्चित रख ले, उधर रख ले, हमें कोई इतराज नहीं। और मैं आपको एक बात कह दूं, पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे जब तक ये सियासी क़यादत बैठेगी। ठीक है, सियासी क़यादत को बैठना पड़ेगा इस मुल्क के मसाइल के हल के लिए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब का। और वही बात की तारिक फजल चौधरी साहब ने भी, जो कुछ देर पहले फवाद चौधरी बात कर रहे थे। तो दो चौधरियों की बात यही है कि सियासी क़यादत मिलकर बैठेगी तभी ये मुल्क आगे बढ़ सकेगा। वो बैठेगी या नहीं, ये सियासी क़यादत पे डिपेंड करता है। वक्त हमारे पास एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरी रुल गए। हम आपको बताएंगे कि कितना नुकसान इस मुल्क का और इस कौम का इस तरह के मुजाहरों से और क्रैकडाउन से होता है हर बार। एक छोटे से ब्रेक के बाद और वक्त हुआ हमारे एडिटोरियल का। दुनिया में कहीं भी हम जाते हैं, वहाँ के शहर हंसते बसते हैं, लोग फिर रहे होते हैं गलियों में, रेस्टोरेंट्स लोगों से भरे होते हैं, ज़िंदगी गुजर रही होती है। लेकिन आज इस्लामाबाद की सड़कों पे हू का आलम तारी है। पाकिस्तान का कैपिटल सिटी है और यहाँ पे बेलारूस के सदर कल पहुँच रहे हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा और बहुत बड़ा वफ़द कारोबारी लोगों का और सरकारी मुलाजमीन का यहाँ पहुँच चुका है बेलारूस में। वो देख रहे होंगे हमारे कैपिटल में हर तरफ कंटेनर्स हैं, सड़कें बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, दुकानें बंद हैं, शॉपिंग प्लेसेस बंद हैं, कारोबार बंद हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, मेट्रो बंद है। लगता है कि कब्रिस्तान का सा माहौल है। और मुझे ये याद आ गया कि इस्लामाबाद को शुरू में तशबीह दी जाती थी वाशिंगटन का एक कब्रिस्तान आर्लिंगटन, वहाँ वो बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, तो उससे तशबीह दी जाती थी। आज इस्लामाबाद जो ज़िंदगी से भरपूर होता था कई सालों से, आज बहुत सुनसान और तन्हा है। और उसकी वजह वही फाइनल कॉल जो खान साहब ने दी है, तो उसके जवाब में हुकूमत ने बहुत सख्त इक़दाम किए हैं यहाँ पे। लेकिन जाहिर है क्योंकि बेलारूस के सदर ने आना था और ये भी था ख़तरा कि कोई इमारतों पे कब्ज़ा ना कर लें ये मुजाहिरीन, तो लेकिन शहरों के रहने वालों को, दोनों शहरों में रहने वालों को बहुत मुश्किलात हैं। बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां मुसलसल हो रही हैं। कुछ इसी महीने के अंदर एससीओ की कॉन्फ्रेंस भी हुई, उस वक्त भी एक धरना और जुलूस आ रहा था, उस वजह से भी स्कूलों को बंद किया गया। उसके बाद भी यहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है। पिंडी इस्लामाबाद के स्कूलों में ख़ास तौर पे, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत तलबा का वक्त ज़ाया हुआ है। लोगों के कारोबार भी तबाह हुए हैं। शहर भर में पुलिस है, रेंजर्स है, एफसी हैं, फ्रूट और सब्ज़ी की भरी गाड़ियाँ, ट्रक्स खड़े हैं, ब्लॉक है, ख़राब हो रही हैं वो फ्रूट और सब्ज़ियाँ। और इसी तरह यहाँ पे खाने पीने की दुकानें बंद हैं। लोगों के घरों में शायद राशन भी कम हो जाए, क्योंकि दूसरा दिन हो चुका है, कल तीसरा दिन भी ऐसे ही गुजर जाएगा और हो सकता है ये मंगल भी ऐसे ही गुजरे, क्योंकि जो पीटीआई ने कॉल दी, हड़ताल की कॉल दी है इसकी पहुंचने की, वो उन्होंने कहा कि जब रास्ते खुले आप तब भी पहुंच जाएं। तो लेकिन ये कब तक, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है इसमें कुछ अवाम का भी कसूर है, ख़ास तौर पे केपी के अवाम का, क्योंकि अगर वो हर सियासी लीडर की कॉल पे इसी तरह अपनी ज़िंदगियों को मुश्किलात में डालना शुरू कर दें, कल कोई और सियासी जमात कर देगी, परसों कोई और कर देगी, तो फिर ये मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। और आज बड़ी ही एक तशवीशनाक किस्म की एक बयान आया है वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब की तरफ से, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक दिन जो लॉकडाउन इस तरह के होते हैं
जो मैंने बताया इस्लामाबाद में और पिंडी में है, और यहाँ की आबादी तकरीबन 50 लाख बनती है, दोनों शहरों में 50 से ज़्यादा 60-70 लाख बनती है। और फिर दूसरे इलाके जो साथ मिलकर हो सकता है 1 करोड़ तक आबादी डायरेक्टली इफेक्ट होती है। जैसे ही अली मीन गंडापुर वहाँ से ऐलान करते हैं कि वो लाहौर लश्कर के साथ इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे, एक दिन में 190 अरब रुपए का नुकसान, 190 अरब रुपए, सोचें कितना होता है। और ये नुकसान सेहत के मामलात में, सेहत में ज़ाहिर है लोग अपने मरीज़ हॉस्पिटल तक नहीं लेके जा सकते, डेड बॉडीज़ एम्बुलेंसेस में पड़ी रही, फंसी रही रश में, वो नहीं पहुंच सके टाइम पे, लोगों की शादियां कैंसिल हो गई, लोगों के फंक्शन कैंसिल हो गए। और शादी से याद है, एक शादी का भेस बदल के फैसलाबाद भी कमाल है वैसे, फैसलाबाद से मुजाहिरीन शादी बारात की शक्ल में आ रहे थे, वो पकड़े गए। खैर, तो सेहत, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन और रिटेल की शोबा में फौरी और लॉन्ग टर्म असरात की सूरत में, और पाकिस्तान पर बैरूनी कब्ज़ा जो पहले ही इतना ज़्यादा है वो और बढ़ जाएगा। तो 190 अरब रुपए एक दिन का नुकसान, 2 दिन का मैंने आपको बता दिया। सोचिए कितनी सड़कें, कितने डैम, कितने स्कूल, कितने कॉलेजेस, कितने हॉस्पिटल बन सकते थे। और अगर हो सकता है इतने पैसों से तेल की कीमतें भी कुछ कम हो जाती, लेकिन ये तो वही करे, वही सियासी जमातें, वही ताकतवर इदारे करे जिनका इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ कोई दर्द का रिश्ता हो। कब होगा इस दर्द का रिश्ता अवाम के लिए? गुड नाइट।